कल्पना कीजिए अगर समय को पीछे घुमाया जाए, पीछे और पीछे, तब तक जब तक पूरी यूनिवर्स एक छोटे से बिंदु में सिमट जाए। फिर भी एक सवाल बच जाता है, उस बिंदु से पहले क्या था? क्या वहाँ सिर्फ अंधेरा था? क्या समय रुक चुका था? या फिर पहले जैसा कोई शब्द ही मौजूद नहीं था? यही सवाल आज भी दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन जितना हम यूनिवर्स को समझते हैं, उतना ही यह अपने सबसे बड़े रहस्य हमारे सामने खोलता जाता है। हम सभी ने बिग बैंग का नाम सुना है। हमें बताया जाता है कि लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स की शुरुआत हुई। लेकिन अगर शुरुआत हुई तो उससे पहले क्या था? क्या सच में कुछ भी नहीं था? या बिग बैंग किसी और उससे भी बड़े कॉस्मिक इवेंट का सिर्फ एक चैप्टर था? और सबसे हैरानी की बात, साइंस के पास इस सवाल का एक नहीं बल्कि कई संभावित जवाब है। कुछ इतने अजीब है कि वे हमारी रियलिटी की पूरी समझ बदल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन सभी संभावनाओं के सबसे गहरे हिस्से तक जाएंगे। लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते शायद आपको एहसास होगा कि सबसे बड़ा रहस्य बिग बैंग नहीं बल्कि समय है। हजारों सालों तक इंसान आसमान को देखकर यही सोचता रहा कि आखिर इस सब की शुरुआत कैसे हुई। किसी ने इसे भगवान की रचना कहा, किसी ने इसे अनंत माना, लेकिन 20वीं सदी की एक खोज ने सब कुछ बदल दिया। साइंटिस्ट ने देखा कि दूर मौजूद लगभग हर गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है, मतलब यूनिवर्स फैल रही है। अगर हर चीज एक दूसरे से दूर जा रही है तो इसका उल्टा सोचिए। समय को पीछे ले जाइए और धीरे धीरे सारी गैलेक्सी एक दूसरे के करीब आने लगेंगी। और एक समय ऐसा आएगा जब पूरा यूनिवर्स एक बेहद गर्म, बेहद घना और अविश्वसनीय रूप से छोटा पॉइंट बन जाएगा। यहीं से जन्म लेता है हमारा सबसे फेमस थ्योरी, द बिग बैंग। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि बिग बैंग किसी खाली स्पेस में हुआ एक विस्फोट था। असलियत इससे बिल्कुल अलग है। बिग बैंग स्पेस के अंदर नहीं हुआ, बल्कि स्पेस खुद उसी पल पैदा हुआ। मतलब जिस जगह हम खड़े हैं, जिस दिशा में हम देखते हैं, ये पूरा स्पेस टाइम उसी घटना के साथ अस्तित्व में आया। यहीं से सबसे कठिन सवाल पैदा होता है। अगर स्पेस उसी समय बना तो उससे पहले कहाँ क्या था? अगर टाइम उसी समय शुरू हुआ तो पहले कैसे हो सकता है? यहीं आकर हमारी रोजमर्रा की सोच काम करना बंद कर देती है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा कारण और परिणाम में सोचता है। पहले बारिश होती है, फिर जमीन गीली होती है, पहले बीज बोया जाता है, फिर पेड़ उगता है। लेकिन अगर टाइम ही मौजूद ना हो तो पहले का मतलब क्या रह जाता है? यही वजह है कि कई फिजिसिस्ट कहते हैं बिफोर द बिग बैंग शायद एक गलत सवाल है, क्योंकि बिफोर शब्द खुद टाइम पर निर्भर करता है। और अगर टाइम की शुरुआत बिग बैंग से हुई तो उससे पहले का सवाल वैसा ही है जैसे पूछना नॉर्थ पोल से भी उत्तर दिशा कहाँ है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन शायद नेचर का नियम ही ऐसा हो। लेकिन अगर कहानी यही खत्म होती तो वैज्ञानिक आज भी इस विषय पर नई नई रिसर्च क्यों कर रहे हैं? असल में बिग बैंग थ्योरी हमें यूनिवर्स के शुरुआती पलों तक ले तो जाती है, लेकिन बिल्कुल शुरुआत तक नहीं। जैसे जैसे हम समय में पीछे जाते हैं, यूनिवर्स और छोटा और गर्म और घना होता जाता है। फिर एक ऐसा क्षण आता है जिसे प्लैंक टाइम कहा जाता है। यह लगभग 0.00042 टाइम्स 01 सेकंड के बराबर है। इतना छोटा समय कि हमारे फिजिक्स के सारे नियम यहाँ आकर टूटने लगते हैं। आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों अलग अलग सही साबित होती है, लेकिन इस क्षण पर दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाती।
यानी यूनिवर्स के जन्म के सबसे पहले पल को समझने के लिए हमें ऐसी फिजिक्स चाहिए जो आज भी पूरी तरह खोजी नहीं जा सकी। यहीं से शुरू होती है वे अमेजिंग पॉसिबिलिटीज जो शायद बिग बैंग से भी पहले की कहानी बताती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यूनिवर्स की शुरुआत किसी शून्य से नहीं हुई, बल्कि यह हमेशा से किसी न किसी रूप में मौजूद था। कल्पना कीजिए एक विशाल कॉस्मिक ओशियन जहां लगातार छोटे छोटे क्वांटम फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि खाली स्पेस भी वास्तव में पूरी तरह खाली नहीं होता, उसमें लगातार एनर्जी की छोटी छोटी हलचलें होती रहती है। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऐसे ही किसी क्वांटम फ्लक्चुएशन ने अचानक पूरे यूनिवर्स को जन्म दिया। ध्यान रहे, यह अभी केवल एक वैज्ञानिक संभावना है, इसे फाइनल ट्रूथ नहीं माना गया है। लेकिन अगर यही सही हुआ तो इसका मतलब हुआ कि हमारा पूरा कॉस्मोस एक बेहद सूक्ष्म क्वांटम इवेंट का परिणाम हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली संभावना पर काम कर रहे हैं। क्या होगा अगर हमारा यूनिवर्स पहला यूनिवर्स ही ना हो? कल्पना कीजिए एक ऐसी रियलिटी की जहां यूनिवर्स का जन्म केवल एक बार नहीं बल्कि बार बार होता है। इस विचार को साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी कहा जाता है। इसके अनुसार यूनिवर्स हमेशा फैलता नहीं रहता। एक समय ऐसा भी आ सकता है जहां इसका फैलना भी धीमा पड़ जाए, फिर ग्रेविटी का प्रभाव इतना बढ़े कि पूरा यूनिवर्स दोबारा सिकुड़ने लगे, गैलेक्सीज एक दूसरे के करीब आने लगे, स्पेस छोटा होता जाए, तापमान बढ़ता जाए और अंत में पूरा कॉस्मोस फिर एक अत्यंत घनी अवस्था में पहुंच जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यही सिकुड़ना एक नए बिग बैंग की शुरुआत बन सकता है, यानी एक यूनिवर्स का अंत, दूसरे यूनिवर्स का जन्म। हमारा अस्तित्व शायद एक अंत नहीं बल्कि एक अंतहीन कॉस्मिक साइकिल का हिस्सा। हालांकि आज की ऑब्जर्वेशंस बताती है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन धीमा नहीं हो रहा बल्कि तेज हो रहा है। इस तेजी के पीछे एक मिस्टीरियस पावर मानी जाती है जिसे कहते हैं डार्क एनर्जी। आज तक कोई भी वैज्ञानिक निश्चित रूप से नहीं जान पाए कि डार्क एनर्जी वास्तव में है क्या। हम उसके प्रभाव को देखते हैं लेकिन उसकी असली नेचर अब भी एक रहस्य है। यही वजह है कि साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी अभी सिद्ध नहीं हुई है। साइंस में हर विचार को लगातार नए ऑब्जर्वेशंस और एविडेंस की कसौटी पर परखा जाता है। लेकिन अब एक और संभावना जो शायद सबसे ज्यादा साइंस फिक्शन जैसे लगती है, क्या हमारा यूनिवर्स किसी दूसरे यूनिवर्स की टक्कर से पैदा हुआ था? स्ट्रिंग थ्योरी के कुछ मॉडल्स में कहा जाता है कि हमारा यूनिवर्स एक विशाल कॉस्मिक मेम्ब्रेन यानी एक ब्रेन पर मौजूद हो सकता है। कल्पना कीजिए दो वास्ट इनविजिबल कॉस्मिक सीट्स जो अनगिनत डायमेंशंस में तैर रही है। अगर किसी क्षण वे एक दूसरे से टकराए तो उस टक्कर से निकलने वाली ऊर्जा एक नए बिग बैंग जैसी घटना पैदा कर सकती है। यानी बिग बैंग किसी शुरुआत का नाम नहीं बल्कि दो बड़े कॉस्मिक स्ट्रक्चर की टक्कर का परिणाम हो सकता है। यह विचार बेहद रोमांचक है, लेकिन अभी तक इसे सिद्ध करने वाला कोई प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर वास्तव में कोई यूनिवर्स मौजूद हो तो इसे मल्टीवर्स हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसके अनुसार हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं भी हो सकता है। जिस तरह समुद्र में अनगिनत बुलबुले बनते हैं और मिटते रहते हैं, वैसे ही अलग अलग यूनिवर्स लगातार जन्म ले सकते हैं और यूनिवर्स के अपने अलग नियम हो सकते हैं। कहीं ग्रेविटी हमसे ज्यादा पावरफुल हो, कहीं लाइट की स्पीड अलग हो और कहीं शायद स्टार्स कभी बनते ही ना हो। अगर ऐसा है तो बिग बैंग केवल हमारे यूनिवर्स की शुरुआत थी, पूरे अस्तित्व की नहीं। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है, मल्टीवर्स अभी एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस है, इसे लेकर रिसर्च जारी है, लेकिन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी उपलब्ध नहीं है। और अब इस पूरी कहानी का शायद सबसे गहरा मोड़ हो सकता है कि हमारी सबसे बड़ी गलती पहले शब्द का इस्तेमाल करना हो। हम समय को एक सीधी रेखा की तरह देखते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन क्वांटम फिजिक्स और कुछ आधुनिक सिद्धांत यह संकेत देते हैं कि समय उतना सरल नहीं जितना हमें महसूस होता है। लेकिन समय खुद एक ऐसी चीज है जो यूनिवर्स के साथ उभरी। अगर ऐसा है तो बिग बैंग से पहले समय नहीं था, और जहां समय ही नहीं वहां पहले और बाद जैसी अवधारणाएं भी अर्थ खो देती है। यानी हो सकता है कि हमारा सवाल ही उस भाषा में पूछा गया हो जो उस रियलिटी पर लागू नहीं होती।
यही कारण है कि आज भी दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप और सबसे उन्नत कंप्यूटर सिमुलेशंस इस एक रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें शुरुआती गैलेक्सी दिखा रही है। पार्टिकल एक्सीलरेटर्स शुरुआती यूनिवर्स जैसी परिस्थितियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर नई खोज हमें थोड़ा आगे ले जाती है, लेकिन अंतिम उत्तर अब भी हमारे पहुंच से दूर है। कभी कभी सबसे बड़े सवालों के जवाब नहीं मिलते, लेकिन वही सवाल इंसान को आगे बढ़ाते हैं। बिग बैंग से पहले क्या था, यह सिर्फ एस्ट्रोनॉमी का सवाल नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का सवाल है। अगर समय की शुरुआत बिग बैंग से हुई तो हम केवल यूनिवर्स की कहानी नहीं पढ़ रहे, यह समय के जन्म की कहानी पढ़ रहे हैं। और अगर किसी दिन हमें इसका उत्तर मिल भी जाए तो शायद उसके बाद एक और बड़ा सवाल हमारा इंतजार कर रहा होगा, उससे पहले क्या था। यही साइंस की सबसे खूबसूरत बात है, यह हर उत्तर को अंतिम सत्य नहीं मानती। हर नई खोज 10 नए सवाल पैदा कर देती है। एक समय था जब इंसान सोचता था कि पृथ्वी ही पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। फिर हमें पता चला हम सिर्फ एक साधारण ग्रह पर रहते हैं जो एक साधारण तारे की परिकल्पना कर रहा है, और वह तारा अरबों तारों वाली एक सामान्य गैलेक्सी का हिस्सा है। आज हम जानते हैं कि दिखाई देने वाला मैटर पूरे यूनिवर्स का केवल लगभग 5% है। बाकी अधिकांश हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रूप में अब भी रहस्यमय बना हुआ है। मैंने प्रीवियस वीडियो में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को विस्तार से बताया है, स्क्रीन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं।